JCERT क्लास 9 साइंस का चैप्टर 15 आखिरी पाठ करना है कि खाद्य संसाधनों में सुधार। मुस्कुराए के देखा रे सिराइक वाला हाई पाठ रही। अध्याय के अंदर के प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, भीतर भीतर का सवाल। पहला सवाल है कि अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों में हमें क्या प्राप्त होता है। देखो, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जो ऊर्जा का स्रोत है। दाल से हमें प्रोटीन मिलता है जो शक्ति के विकास शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। जबकि फल तथा सब्जियों से हमें विटामिन और खनिज प्राप्त होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। देखो, जैविक कारक जैसे सूक्ष्म जीव, कीट, कीड़े तथा निमेटोड, ये कीड़ा मकोड़ा अपना हो गया, खाद्यान्नों को क्षति पहुंचाते हैं जिससे उत्पादन कम हो जाता है। और अजैविक कारक जैसे सूखा, तूफान, तेज वर्षा आदि फसल पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे पैदावार कम हो जाती है। सब खेती करे वाला है कि सले जाना थी मन के। तो दूसरा सवाल है, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य लिखल है, सस्य विज्ञान गुण क्या है। देखो, फसल सुधार के लिए है नहीं, जैसे चारे वाली फसलों के लिए, चारा वाला फसल घास मन रहे नहीं तो उसको लंबा लंबा होना चाहिए। तो चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है, मतलब डायरो मन पूरा झबरल झबरल रही तब नहीं मन चारा बनी। अनाज के लिए बौने पौधे, देखो छोट छोट पौधा रही और भुज्जर फरी, बड़का बड़का धान छोट छोट आइज कर शंकर धान हल्का है कर में काटे के खत लागे नहीं तो धंस जाए नहीं। तो बौना पौधा चाहिए अनाज के लिए और उपयुक्त है ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। देखो, बृहद पोषक क्या है और इन्हें बृहद पोषक क्यों कहते हैं। देखो, बृहद पोषक वैसे पोषक तत्व जो पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, बृहद पोषक कहते हैं। जैसे देखो, नाइट्रोजन उदाहरण है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। देखो, दूसरा है पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे अपना पोषक वायु, जल तथा मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। वायु के कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एवं ऑक्सीजन, जल से हाइड्रोजन लेते हैं, मिट्टी से 13 पोषक तत्व होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक आदि है। और भी है, देखो, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद्य तथा उर्वरक का उपयोग की तुलना करना है। देखो, खाद्य तथा उर्वरक की तुलना हम लोग निम्न प्रकार से की जा सकती है। 1/, खाद लिख, 1/, उर्वरक लिख। पौधों एवं जंतुओं के अपघटन से तैयार किया जाता है और ये व्यावसायिक रूप से कारखानों में तैयार किए जाते हैं। खाद ई उर्वरक, ठीक है। देखो, खाद में दूसरा है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है खाद में, और उर्वरक में यह अकार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। देखो, खाद जो है मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है और उर्वरक कोई ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। खाद है यह मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करती है और उर्वरक जो है अत्यधिक उपयोग से मिट्टी बंजर हो जाती है, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा, क्यों। देखो, किसान, देखो 4 को ऑप्शन दे रहा है। किसान उच्च कोटि माने कौन में बगरा खेती हो सके तो बताएगा। किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करें, सिंचाई न करें अथवा उर्वरक का प्रयोग न करें। देखो, बढ़िया बीज के रोपलक लेकिन सिंचाई नहीं करलक और खादों नहीं दिलक तो नहीं हुई। किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का प्रयोग करे। देखो, अगर बीजे सामान्य रही तो भी उतना तो नहीं हुई, उतना खाद डाल भर। किसान अच्छी किस्म के बीज का उपयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे और फसल सुरक्षा की विधियां अपनाए। ये रे, तो परिस्थिति सी में सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि अच्छे किस्म के बीजों का उपयोग करेगा, समय पर सिंचाई, उर्वरक का उपयोग तथा फसलों की सुरक्षा से पैदावार अधिक होगी, ठीक है। अगला है, देखो, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण को क्यों अच्छा समझा जाता है। देखो, निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण में कोई रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन विषैले होते हैं जो मिट्टी एवं जल को प्रदूषित करते हैं, अतः निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण अच्छा समझा जाता है। भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। भंडारण की प्रक्रिया में निम्नलिखित कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। जैविक कारक, इसमें कीट, कवक, चूहा आदि इत्यादि आदि जीव अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं। चू 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 चू। देखो, अजैविक कारक नमी, वर्षा, तूफान, तापमान आदि अनाजों की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव डालता है।
तुम दगा दबाकर मूसक भागे वाला गाना चलता रहे। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों? देखो, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः विदेशी नस्लों और देसी नस्लों में संकरण कराया जाता है। संकरण विधि द्वारा ऐच्छिक गुण वाली प्रतिरोधक संतति उत्पन्न होती है। निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट का कहना, मुर्गी, अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। देखो क्या बोलता है, पोल्ट्री फार्म में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ जैसे चावल, ज्वार, बाजरा आदि दाने खाकर इन्हें अंडे और मांस संश्लेषित करते हैं। वही मन देल जल नहीं मन के, जो उच्च कोटि के पशु प्रोटीन होते हैं। ठीक है, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है? देखो, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन, कुक्कुट माने मुर्गी, वाला बॉयलर। पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित समानता। देखो, रोगी के रोकथाम और इलाज की व्यवस्था करना, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। साफ सफाई की व्यवस्था करना, ये भी चाहिए। भोजन प्रणाली एवं हवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। देखो, ब्रॉलर बोलते हैं, बॉयलर कहे नहीं, ब्रॉलर तथा अंडे देने वाली लेयर, जो आड़ा दिल से लेयर कहे, में क्या अंतर है? देखो, बॉयलर अलग पालन और लेयर अलग, इसके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट। देखो, ब्रॉलर तथा अंडे देने वाली लेयर में निम्नलिखित अंतर है। देख बेटे, ब्रॉलर है, देखो ब्रॉलर जो है ना, मांस के लिए ब्रॉलर को पाला जाता है और लेयर अंडों के लिए लेयर को पाला जाता है। ब्रॉलर आहार में प्रोटीन, वसा तथा विटामिन ए की प्रचुर मात्रा दी जाती है इसको, और लेयर इनके आहार में विटामिन, खनिज तथा सूक्ष्म पोषक होते हैं। ब्रॉलर इनकी मृत्यु दर कम है और लेयर इनकी मृत्यु दर अधिक है। ब्रॉलर इन्हें अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, और ये अंडा देने वाला लेयर इन्हें अधिक प्रकाश तथा स्थान की आवश्यकता होती है। घूमवाएं फिरवाएं तब मैंने अंडा देवाएं। ठीक है, देखो अगला, मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं? मछलियाँ प्राप्त करने के लिए दो विधियाँ हैं। प्राकृतिक स्रोत, समुद्री जल एवं अलवणीय जल जैसे नदी, नहर तथा तालाबों से मछलियाँ प्राप्त की जाती है। इससे मछली पकड़ना भी करते हैं, जाहिल नदी बट मछली धरे। मछली पालन, देखा, मछली पालन, मछली संवर्धन जिसको भी बोलते हैं। मछलियों का संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल की पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है। मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं? मिश्रित मछली संवर्धन के निम्नलिखित लाभ हैं। एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का उपयोग करना, जैसे एक पोखरा में बहुत तरह के मछली के हम पाल सकेली, पोठी मछली, जिया मछली, गेंतू मछली, मुगरी मछली, बोआर, राहू, केतला, सबके मैंने 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कतला मछली जल की सतह में रहता है, कतला देख पेंद्री लील रहे ना। राहू तालाब के मध्य क्षेत्र से, देखो राहू मछली से तालाब के बीच बीच रहना, और मृगल यानी मुगरी और कोमन कॉर्प तालाब की तली से भोजन लेते, कादों में रहना। देखो, इससे मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना आहार कर लेती, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करें सले ही उन्हें सब उठाओ है नहीं, जिससे तालाब से मछलियों को उत्पादन में वृद्धि होती है। देखो, मधु उत्पादन के लिए उपयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए? मधु उत्पादन के लिए उपयुक्त मधुमक्खी में निम्नलिखित ऐच्छिक गुण होने चाहिए। इनमें मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक हो, वे डंक कम मारे, माने बहुत से मधु रस तो नहीं बगरे जमा कर में, लेकिन चाबें कम, वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहें और प्रजनन की तीव्रता से करें, माने कम समय में रहें लेकिन छुआ पुता नहीं बगराए। चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है? जिन स्थानों पर मधुमक्खियाँ फूलों से मधु एवं पराग एकत्र करती है ना, उसे चारागाह कहा जाता है। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती है। देखो, आप अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, सभी प्रश्नों के। फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। देखो, अंतर्रा फसलीकरण फसल उत्पादन की एक प्रमुख विधि है जिसमें अधिक पैदावार प्राप्त होती है। इस विधि में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा दूसरे एकांतर में
इससे दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। उदाहरण के लिए सोयाबीन प्लस मक्का अथवा बजरा अथवा लोबिया और नहीं आलू रोपी तो आयुर्वेद मुरैयो लगाई दी तनी इखो लगाई दी तनी उखो लगाई दी उसन टाइप माने एक खेती में 2 थोर खेती हमें कर ले। ठीक है, सोयाबीन और मक्का एक साथ रोप सकिल, बाजरा और लोबिया भी एक साथ कर सकिल। खेतों में स्वाद तथा अच्छा सब आराम से बैठे खोजत था। खेतों में स्वाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं? जब खेतों में स्वाद तथा उर्वरक के प्रयोग से मृदा में पौधों के लिए पोषक पदार्थों की पुनः पूर्ति होती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और अधिक उपज प्राप्त होती है। खाद जैविक कचरे से तैयार किए जाते हैं और ये भूमि में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाती है। खाद से उपयोग से मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है एवं जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जबकि उर्वरक रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व तो फसल के पैदावार को बढ़ाती है। अतः अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने खेतों में उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं? अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के निम्नलिखित लाभ हैं। अंतरा फसलीकरण के लाभ पहला देख, इस विधि में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाए जाते हैं जिससे अधिक पैदावार प्राप्त होती है। इस कृषि पद्धति में मृदा के सभी पोषक तत्वों का उपयोग हो जाता है। इससे रोगों का एक ही प्रकार के सभी पौधों में फल फैलने से रोका जा सकता है। और फसल चक्र के लाभ देखो, इस विधि में विभिन्न प्रकार के फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है। इससे खरपतवार एवं कीटों की वृद्धि कम होती है। आनुवांशिक फेरबदल क्या है? एक कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है? आनुवांशिक फेरबदल एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा ऐच्छिक गुणों वाली नई नस्ल का विकास किया जाता है। इस विधि में एक जीव के ऐच्छिक गुणों वाले जीनों का किसी दूसरे जीव के जीनों के साथ विलय किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त नई नस्ल अधिक विकसित होते हैं जो रोग प्रतिरोधकता, अनुकूलता, कम परिपक्वता अवधि आदि ऐच्छिक गुणों से युक्त होते हैं। साथ ही कम समय एवं कम श्रम में फसल पक कर तैयार हो जाती है। अतः आनुवांशिक फेरबदल कृषि प्रणालियों में बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इससे फसल की पैदावार एवं गुणवत्ता अधिक होती है। लागत कार्य देखो, 5वां भंडार गृहों जिसको हम लोग गोदामों बोलते हैं में अनाज की हानि कैसे होती है? देखो, भंडार गृहों यानी गोदामों में अनाज की हानि 2 तरीक़ा से होती है, जैविक कारक तथा अजैविक कारक। जैविक कारक यानी भंडार गृहों में कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी, जीवाणु आदि अनाज को हानि पहुंचाते हैं एवं उसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। ये जीव अनाज को खोखले कर देते हैं जिससे इसकी अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। अजैविक कारक भंडार गृहों में उपयुक्त नमी एवं ताप के अभाव अनाज को खराब कर देते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां अनाज को बदरंग कर इससे हानि पहुंचाते हैं। अतः भंडार गृहों में अनाजों को जैविक एवं अजैविक कारकों से बचाना चाहिए। 6वां किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली कैसे लाभदायक है? किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां निम्नलिखित रूप से लाभदायक है। कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशु उपयोगी होते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए गाय और भैंस की कई प्रजातियां का पालन किया जाता है। अंडे, मांस तथा ऊन की प्राप्ति हेतु भी पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार पशुपालन प्रणालियां किसानों के लिए लाभदायक होती है। पशुपालन के क्या लाभ हैं? पशुपालन के निम्नलिखित लाभ में पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य हेतु बोझा ढोने, हल चलाने एवं सिंचाई कार्य के लिए पशु का उपयोग किया जाता है। अंडे और मांस प्राप्ति के लिए कुक्कुट पालन किया जाता है। भेड़ पालन से ऊन का उत्पादन किया जाता है। बकरे से मांस का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार पशुपालन से अनेक लाभ हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन के में क्या समानताएं हैं? देखो, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी का पालन में निम्नलिखित समानताएं हैं। इन सभी को पालन में उपयुक्त तापमान का ध्यान रखा जाता है। ये सब समानता है, ठीक है। इन्हें स्वच्छ वातावरण में पाला जाना चाहिए। संक्रमण, रोग एवं हानिकारक जीवों से बचाव हेतु उचित देखभाल की जाती है। इनके संवर्धन के लिए उचित परिस्थितियां बनाई जाती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ऐच्छिक गुणों वाली उत्तम नस्ल का पालन किया जाता है। देखो, लास्ट सवाल है
प्रग्रहण मत्स्यायन मेरीकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है? प्रग्रहण मत्स्यायन यानी प्रग्रहण मत्स्यायन देखो मेरीकल्चर तथा जल संवर्धन में निम्नलिखित रूप से अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। प्रग्रहण मत्स्यायन प्राकृतिक जल स्रोतों से मछलियों को पकड़ने की विधि को प्रग्रहण मत्स्यायन कहते हैं। मेरीकल्चर समुद्री संवर्धन द्वारा मछली पकड़ने की विधि को मेरीकल्चर कहा जाता है। जल संवर्धन स्वच्छ जल एवं मछलियों के संवर्धन ही जल संवर्धन कहलाता है। पूरा विज्ञान के खत्म कर दिली पढ़ कर रे।